हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की गई है और इस क्लास के माध्यम से इस टेस्ट सीरीज़ के प्रश्नों को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ देखेंगे आज से इस टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 2 को डिस्कस किया जाएगा और आज से जो है कि इसमें इतिहास यानी हिस्ट्री के प्रश्नों को यहाँ कवर किया जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देंगे, यूपीएससी हिंदी द्वारा जो ये टेस्ट सीरीज़ चलाई गई है उसमें 20 फुल टेस्ट होंगे और इसकी जो फ़ीस रखी गई है वो 2000 रुपये रखी गई है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और टेस्ट सीरीज़ जो है प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होती है। तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए और आज का अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है पाषाण युग, ऑप्शन बी है कांस्य युग, ऑप्शन सी है मध्य पाषाण काल और ऑप्शन डी है लौह युग। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कांस्य युग। अगर सिंधु घाटी सभ्यता को देखें तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम काल देखें तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता का काल हो गया। अगर हम प्रागैतिहासिक काल को देखें यानी कि जिसका कोई लिखित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है वह जो है कि उसको जो है कि 3 युगों में यहाँ विभाजित किया गया है। यहाँ देख लेंगे प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल इसको 3 युगों में यहाँ विभाजित किया गया है। पहला अगर हम देखें तो वो हो जाएगा पाषाण काल, दूसरा कांस्य युग और तीसरा हो जाएगा लौह युग। तो इसी कांस्य युग में जो है कांस्य युग में हम जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कांस्य युग में हम करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे इसको मिलान करना है और एक तरफ जो है कि स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, तो कौन सा स्थल किस राज्य में स्थित है वो यहाँ बताना है। अब हम इसमें ए देख लेते हैं, कालीबंगा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है रंगपुर और डी है बनावली। तो सबसे पहले हम कालीबंगा को देख लेंगे। तो कालीबंगा जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है, यानी कि ए का जो है वो 2 हो जाएगा। वहीं हम अगर मोहनजोदड़ो को देखें तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, तो बी का यहाँ 4 हो जाएगा। रंगपुर को देखेंगे तो रंगपुर गुजरात में स्थित है, यानी कि सी का 3 और डी अगर बनावली को देखें तो ये हरियाणा में स्थित है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए का 2 यानी कालीबंगा का राजस्थान और बी देख लेंगे, बी का 4 मोहनजोदड़ो का सिंध, सी का 3 यानी रंगपुर जो है वो गुजरात में स्थित है और डी का 1 यानी बनावली जो है वो हरियाणा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा वासियों ने शिल्प उत्पादन के लिए लापीस लाजुली कहाँ से प्राप्त की थी। सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे कि ऑप्शन, तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है नागेश्वर। तो देख लेंगे हड़प्पा वासियों ने शिल्प उत्पादन के लिए जो लापीस लाजुली प्राप्त की थी वो कहाँ से प्राप्त की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। यहाँ अगर हम लापीस लाजुली को समझें तो यह जो है कि एक नीले कलर का पत्थर था, यानी कि ये एक ब्लू स्टोन था और इसको जो है कि हड़प्पा वासियों ने अफ़गानिस्तान से ख़रीदा था। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है सिंधु घाटी के लोग जली हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे, ऑप्शन बी है सिंधी में हड़प्पा का अर्थ है दफन शहर,
ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान पशुपति की पूजा करते थे। और डी है हड़प्पा स्थलों से वर्गाकार मोहरों की खोज नहीं हुई है। तो देख लेंगे अगर इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही नहीं है। अगर इसके हम पहले ऑप्शन को देखें कि सिंधु घाटी के लोग जली हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे, तो ये जो है कि जली हुई यानी कि पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखें तो सिंधी में हड़प्पा का अर्थ है दफन शहर, यानी तो ये भी बिल्कुल सही है कि हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल है। और सिंधी में जो है कि हड़प्पा का अर्थ दफन शहर है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान पशुपति की पूजा करते थे। तो देखेंगे सिंधु सभ्यता में एक पशुपति की मुहर प्राप्त हुई है जिसमें 3 मुखी पुरुष देवता को योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। तो इसको ये माना गया है कि ये जो है कि पशुपति हैं। और उनके दाईं ओर देखें, ये जो पुरुष देवता हैं उनके दाईं ओर जो है वो गैंडे तथा भैंस को बैठा हुआ दिखाया गया है, और उनके जो बाईं ओर है हाथी और बाघ को बैठे हुए दिखाया गया है। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में भगवान पशुपति के लोग पूजा करते थे। इसके साक्ष्य ऐसे मिले हैं कि एक मुहर बनी है जिस पर जो है कि एक 3 मुखी पुरुष देवता को दिखाया गया है, और यह माना गया है कि ये भगवान जो है कि पशुपति ही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही हो जाएगा। और अगर डी हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि हड़प्पा स्थलों से वर्गाकार मोहरों की खोज नहीं हुई है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम सामान्यतः देखें तो हड़प्पा स्थल से जो है कि जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो वर्गाकार मोहरें ही प्राप्त हुई हैं। हालांकि आयताकार, गोलाकार, बेलनाकार जो है कि मोहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर जानवरों के प्रतीक पाए गए हैं, लेकिन सामान्यतः जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो वर्गाकार ही प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा कि दिए गए ऑप्शन में से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं 5वां कि निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से जो सीढ़ीदार स्थल के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण मिलता है जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे कालीबंगन वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देख लेंगे ए है कालीबंगन, बी है चहुंदड़ो, सी है मोहनजोदाड़ो और डी है धौलावीरा। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि धौलावीरा। देखेंगे सीढ़ीदार स्थल के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का जो प्रमाण प्राप्त हुआ है वो धौलावीरा में ही पाया गया है, जिसे कि हम स्टेडियम के रूप में इसको जो है कि पहचाना गया है। अगर धौलावीरा को देखें तो ये जो है कि गुजरात के कच्छ के रण में स्थित जो है कि स्थित है। और यह हड़प्पा जो शहर है, ये जो स्टेडियम मिला है उससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पा जो शहर है उसके हड़प्पा जो सभ्यता है उसके पूर्ण रूप से परिपक्व होने का ये प्रमाण यहाँ सिद्ध करता है। अगर धौलावीरा को देखें तो यह जो है कि किलाबंद शहर था तथा ये चतुर्भुज किलाबंद शहर के रूप में इसको देखा जाता है। और इसकी खोज जो हुई थी वो 1967-68 में जेपी जोशी के द्वारा इस खोज इसकी की गई थी। जेपी जोशी द्वारा जो है कि धौलावीरा की खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के सामाजिक और आर्थिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है मोतियों को केवल महिलाएं ही पहनती थीं, बी है सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग आम था, सी है हड़प्पा के लोग पत्थर, धातु, सीप का व्यापार नहीं करते थे, और डी है हड़प्पा के लोग कपास के बारे में नहीं जानते थे। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग जो है वो आम था, यानी कि सामान्यतः लोग जो है कि सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करते थे।
और इसमें अगर हम अन्य ऑप्शन को देखें तो इसमें अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देख लेते हैं तो मोतियों को केवल महिलाएं ही पहनती थी, तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि मोतियों को का प्रयोग जो है कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी करते थे। और इसमें सी ऑप्शन देखेंगे, हड़प्पा के लोग पत्थर, धातु, सीप आदि का व्यापार नहीं करते थे। तो देखेंगे सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में जो है कि व्यापार का बहुत ही अधिक महत्व था, और उसमें जो है कि पत्थर, धातु, सीप आदि का व्यापार भी ये करते थे। तो इस प्रकार ये भी जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। डी देख लेते हैं कि हड़प्पा के लोग कपास के बारे में नहीं जानते थे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि कपास का प्रयोग करने वाले जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पहले लोग थे, यानी कि सबसे पहले कपास जो पैदा किया गया था वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया था। तो इस प्रकार जो है कि ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921-22 में हड़प्पा में के अंतर्गत एक खुदाई अभियान के दौरान की गई थी। तो ये बताना है ये किसके अंतर्गत खुदाई अभियान चलाया गया था, और इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रॉबर्ट राइक्स, ऑप्शन बी है आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी है सर जॉन हॉबर्ट मार्शल, और ऑप्शन डी है EJ मैके। और इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सर जॉन हॉबर्ट मार्शल। देखेंगे 1921-22 में सर जॉन हॉबर्ट मार्शल द्वारा जो है खुदाई अभियान चलाया गया था, और जो है कि सिंधु सभ्यता की खोज इस समय हुई थी। देखेंगे इसमें जो है कि खंडहरों की खोज में मुख्यतः जो योगदान रहा था, सिंधु सभ्यता के खंडहरों की खोज में जो मुख्यतः योगदान रहा था वो दयाराम साहनी का रहा था। तो अक्सर प्रश्न आता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी का नाम इसमें आता है। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग इनके साथ थे, जैसे कि राय बहादुर, माधो स्वरूप जो वत्स थे, वो जो है कि दयाराम साहनी के सहायक के रूप में जो है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज में इन्होंने सहायता की थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखना है, यहाँ मिलान करना है। एक तरफ इधर जो है अनाज या फिर हड्डियाँ दी गई हैं, और ये कहाँ से मिले हैं, दूसरी तरफ यहाँ स्थान दिए गए हैं जिनको मिलान करना है। इसमें ये कह रहा है कि गलत कूट का चयन कीजिए, तो इसमें ये बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। और सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं। पहला जो है गेहूँ और जो कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। दूसरा देख लेते हैं चावल पयमपल्ली से प्राप्त हुआ है। तीसरा है बाजरा, जो कि इसमें ये बताया गया है कि ये हल्लूर से प्राप्त हुआ है। और चौथा है कुत्ता और भेड़, जिसको गुफराल से प्राप्त बताया गया है। और इसमें से प्रश्न ये कह रहा है कि गलत कूट का चयन कीजिए, तो इसमें से ये कह रहा है कौन सा इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2 और 4। इसमें दूसरा और चौथा गलत है। सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को पहले को देख लेते हैं, यानी गेहूं और जौ कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो गेहूं और जौ जो है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। और मेहरगढ़ जो है कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा हम देख लेते हैं चावल। तो चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वो कोलडीहमा से मिले हैं, ना कि पयमपल्ली से। तो इस प्रकार ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। कोलडीहमा से जो है वो चावल के साक्ष्य मिले हैं, और कोलडीहमा वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित है। तीसरा देख लेते हैं बाजरा। तो बाजरा कहाँ से प्राप्त हुआ है? बाजरा जो है वो हल्लूर से प्राप्त हुआ है, ये बिल्कुल सही है। हल्लूर वर्तमान के जो है कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। चौथा देख लेते हैं कुत्ता और भेड़। तो जो कुत्ता और भेड़ जो यहाँ जो देखने को हमें मिलते हैं वो जो है कि बुर्जहोम में देखने को मिलते हैं, ना कि गुफराल में। तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि दूसरा और चौथा जो मिलान है वो गलत है, और पहला और तीसरा ये जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए अज्ञात थी? और इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कांसा, ऑप्शन बी है लोहा, सी है ताम्र यानी कि तांबा, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि हड़प्पा जो धातु थी वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए अज्ञात थी। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे को छोड़कर जो है लगभग सभी धातुओं की जानकारी थी और उन्होंने सोने और चांदी की वस्तुओं का निर्माण किया था, लेकिन सोने के तुलना में जो है चांदी का प्रयोग वो अधिक करते थे। यानी कि चांदी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा आम था और बड़ी संख्या में जो है कि चांदी के आभूषण, पात्र यानी कि बर्तन, इन सब की खोज जो है कि सिंधु सभ्यता में की गई है। तो देख लेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों को जो है कि वो लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाई धोबी बंद जो सामाजिक बायकॉट था, एक आंदोलन, उसका एक स्वरूप था जो 1919 में, तो देखेंगे किसके द्वारा शुरू किया गया था। ए इसमें ऑप्शन है किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया था। बी है साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। सी है जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम था। और डी है निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया कदम था। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट था वो किसानों के द्वारा जो है प्रतापगढ़ में चलाया गया था। और इसे किस सन में चलाया गया था, तो इसे 1919 में चलाया गया था। ये पहला ऐसा आंदोलन था जो कि किसानों द्वारा संगठित होकर जो है प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक वैदिक युग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है पुरोहित या पुजारी का समाज में कोई विशेष स्थान नहीं था। बी देख लेते हैं राजा के चयन में सभा और समिति की कोई शक्ति नहीं थी। सी है धर्म जादू अनुष्ठान के सूत्रों पर आधारित नहीं था। और डी है लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए देवताओं की पूजा की जाती थी। तो देखेंगे इसमें प्रश्न ये कह रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है। और ऑप्शन नंबर जो इसमें सी देख लेंगे वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि धर्म जादू अनुष्ठान के सूत्रों पर आधारित नहीं था। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सबसे पहले अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि पुरोहित या पुजारी का समाज में कोई विशेष स्थान नहीं था। तो देखेंगे पुरोहित या पुजारी जो है वो प्रथम श्रेणी के अधिकारी माने जाते थे वैदिक युग में। और पुरोहित जो है वो राजा के लिए मार्गदर्शक का काम करते थे। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा है राजा के चयन में सभा और समिति की कोई शक्ति नहीं थी। तो देखिए अगर सभा और समिति को, तो वैदिक काल में जो है कि सभा और समिति जो है वैदिक काल में जो सभाएं थी उनका नाम था। और ये लोगों के महत्वपूर्ण जो है कि समूह थे। ये लोगों का एक समूह था जिसे राजा चुनने का अधिकार था। और सभा और समिति जो है कि वो उन्होंने राजा के नियमों पर जो है कि नियंत्रण के रूप में कार्य किया था। तो देखेंगे ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि राजा को चुनने में सभा और समिति की एक विशेष भूमिका मानी जाती थी। डी देख लेते हैं कि लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए देवताओं की पूजा की जाती थी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देवताओं की पूजा लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए नहीं की जाती थी। देवता आमतौर पर जो है कि जो भी प्रकृति की जो व्यक्तिगत शक्तियाँ थे वो लोग उनको जो है कि वो देवता के रूप में माने जाते थे। यह माना जाता था कि जो उस समय की जो दैवी शक्तियाँ हैं उनमें व्यक्तियों को कुछ अच्छे या फिर जो बुरे कर्म हैं उनके अनुसार वो वरदान या फिर दंड देते हैं। तो इस प्रकार वो लोग जैसे कि वायु की पूजा करते थे, इंद्र की जो कि वर्षा के देवता थे, अग्नि की वो लोग पूजा करते थे, वरुण की पूजा करते थे। इस प्रकार कोई आध्यात्मिक उत्थान के लिए वो देवताओं की पूजा नहीं करते थे, बल्कि वो व्यक्तिगत जो है कि शक्तियाँ थे जो कि व्यक्ति को उनके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार वरदान या दंड दे सकते थे। सिंधु सभ्यता के लोग ये मानते थे, इसलिए वो पूजा करते थे। और इसमें देख लेंगे धर्म जादू अनुष्ठान के सूत्रों पर आधारित नहीं था। तो ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, इसको यहाँ मिलान करना है
एक तरफ देख लेंगे सूची 1 है, सूची 2 से इसको मिलान करना है। सबसे पहले हम देख लेंगे आकर्षण, जादू और मंत्रों का संग्रह। दूसरा है विभिन्न यज्ञों को करने के लिए अनुष्ठान का संग्रह। तीसरा है सूक्तों का संग्रह और चौथा है मंत्रों की पुस्तक। और एक तरफ ये लिखा गया है और दूसरी तरफ जो है कि चारों वेदों का नाम लिखा गया है। इनको जो है कि वेदों से इनका मिलान करना है। सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं ABCD, इसमें 4 जो है कि विकल्प दिए गए हैं। इसमें से बताना है इसमें कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला। तो पहले का जो आकर्षण, जादू और मंत्रों का जो संग्रह है वो हमें अथर्ववेद में देखने को मिल जाता है। इस प्रकार हम पहले का जो है कि वो D हो जाएगा। देखेंगे अथर्व जो है एक जादुई सूत्र को दर्शाता है और इसका जो संबंध है वो जादू से अधिक है। अथर्ववेद में ही हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के आत्माओं की बात, जैसे कि पिशाका, राक्षस आदि का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी आकर्षण, जादू और मंत्रों का जो संग्रह है वो अथर्ववेद से ही संबंधित है। दूसरा हम देख लेते हैं। तो दूसरा विभिन्न यज्ञों को करने के लिए अनुष्ठानों का संग्रह। तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी यजुर्वेद इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। यजुर्वेद में देखेंगे तो एक कर्मकांड का ये वेद है तथा इसके 2 ग्रंथ हैं। उसमें हम देख सकते हैं यजुर्वेद में तो इसके 2 हैं, एक है शुक्ल और दूसरा हो जाएगा कृष्ण। एक शुक्ल यजुर्वेद है, एक कृष्ण यजुर्वेद है। तो इसमें हम देख लेंगे तो विभिन्न यज्ञों को करने के लिए जो अनुष्ठानों का जो संग्रह दिया गया है वो यजुर्वेद में दिया गया है। तो इस प्रकार पहले का हो जाएगा D और दूसरे का हो जाएगा B। तीसरा हम देख लेते हैं सूक्तों का संग्रह। तो सूक्तों का संग्रह जो दिया गया है वो ऋग्वेद में दिया गया है। तो इस प्रकार तीसरे का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ऋग्वेद को देखें तो ये सबसे पुराना जो है कि वेद ऋग्वेद है और यह दुनिया के सबसे पुराने जो है धार्मिक ग्रंथों में से एक है। इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या जो है वो 1028 है तथा इसमें जो है मंडल है उसमें कुल 10 मंडल है। तो इस प्रकार देख सकते हैं सूक्तों का संग्रह जो है कि इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, इसका मिलान जो सही हो जाएगा इसका A से मिलान कर देंगे। उसके बाद है मंत्रों की पुस्तक। तो मंत्रों की पुस्तक जो माना गया है वो सामवेद को माना गया है। सामवेद को देखेंगे तो सामवेद में कुल जो है कि 1549 सूक्त थे और सभी ये जो सूक्त थे उसमें से केवल 75 को छोड़कर सभी जो है कि ऋग्वेद से ही लिए गए थे। सामवेद में जो है कि मंत्रों का पाठ किया गया है। इस प्रकार मंत्रों की पुस्तक जो माना गया है वो सामवेद को माना गया है। इस प्रकार देख लेंगे पहले का D, दूसरे का B। तो इसमें से ऑप्शन हम देखें तो इसमें A है पहले का D और C भी है पहले का D और D भी है पहले का D। उसके बाद हम देख लेंगे दूसरे का B। तो दूसरे का B पहले में सही है, दूसरे का B इसमें C में भी सही है। फिर हम तीसरा इसके बाद अगर हम देखें तो तीसरे का A यानी सूक्तों का संग्रह यानी कि ऋग्वेद, तो इसमें से हो जाएगा इसमें पहले में इसमें तीसरे का C है तो ये जो है कि गलत हो जाएगा। C को अगर देखें तो तीसरे का A और फिर हम देख लेंगे चौथे का C। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी पहले का D, दूसरे का B, तीसरे का A और चौथे का C। इसमें ऑप्शन नंबर जो C है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म की 5 मूल अवधारणा में से एक अपरिग्रह जो है वो क्या संदेश देती है? तो इसमें देख लेंगे ऑप्शन। तो ऑप्शन A है अबंधन, B है सत्य, C है अहिंसा और D है चोरी ना करना। तो जैन धर्म के अगर हम 5 जो मूल व्रत को देखें जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण है, यह तभी आ सकता है जब जैन धर्म में 5 जो व्रत दिए गए हैं, पंच महाव्रत दिए गए हैं, उसका व्यक्ति पालन करता है। तो सबसे पहले हम इसके 5 महाव्रत को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह,
देख लेंगे, अपरिग्रह, अस्तेय और लास्ट में है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, तो इसमें सबसे पहले देख लेंगे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो इसमें ये कह रहा है कि जैन धर्म की 5 जो मूल अवधारणा है उसमें से एक जो अपरिग्रह है उसका क्या अर्थ होता है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी अपरिग्रह का अर्थ आबंधन होता है। सत्य का अर्थ होता है यानी कि सत्य बोलना, अहिंसा का अर्थ होता है यानी हिंसा ना करना। वहीं अगर हम देखें अस्तेय का अर्थ है, अस्तेय के अर्थ को भी समझ लेंगे, अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। और वहीं अगर हम अपरिग्रह को देखें तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी प्रकार अबंधन या फिर अनासक्ति से इसका जो है कि अर्थ लगा सकते हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। अगर अन्य 4 व्रतों को देखें जिसमें कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह है वो पहले से थे, लेकिन उसमें जो 5वां महाव्रत है जो कि ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी के द्वारा, ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे उनके द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ जो है कि जैन धर्म के तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनसे संबंधित प्रतीकों को यहाँ बताया गया है। तो इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों का सही विकल्पों में से सही चयन कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं। पहला इसमें दिया गया है आदिनाथ और दूसरा है मल्लीनाथ। इसमें सी दिया गया है महावीर और डी दिया गया है पार्श्वनाथ। तो देख लेंगे इससे संबंधित इसमें चिन्हों को देख लेंगे। तो आदिनाथ जो संबंधित हो जाएंगे वो सांड से संबंधित हो जाएंगे। आदिनाथ का जो प्रतीक था वो सांड था, यानी ए का जो है ऑप्शन नंबर ए पहला वो सही हो जाएगा। दूसरा हम अगर मल्लीनाथ को देख लेंगे तो ये घड़ा, ये सुमेलित है। जो मल्लीनाथ थे उनका प्रतीक घड़ा था। सी देख लेंगे महावीर स्वामी को, तो महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो शेर था। और पार्श्वनाथ जो थे जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे उनका जो प्रतीक था वो सर्प था। तो इस प्रकार इसमें देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा यानी पहले का इसमें ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अनेकांतवाद बौद्ध धर्म का एक प्राचीन सिद्धांत है। बी है हीनयान बौद्ध धर्म बुद्ध के मूल उपदेश का अनुसरण करता है। सी है महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध की मूर्ति या छवि पूजा में विश्वास करते हैं। और डी है सतवीरा निकाय प्रारंभिक बौद्ध विद्यालयों में से एक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अनेकांतवाद बौद्ध धर्म का एक प्राचीन सिद्धांत है। ये जो है इसमें से दिए गए ऑप्शन में से ये जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो प्रश्न भी यही पूछ रहा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम अन्य ऑप्शन को देख लेंगे तो अन्य ऑप्शन है बी, तो हीनयान बौद्ध धर्म मूल के हीनयान बौद्ध धर्म बुद्ध के मूल उपदेश का अनुसरण करता है। ये बिल्कुल सही है। देखेंगे अगर हीनयान जो है कि वो बौद्ध धर्म की ही एक शाखा है और यह जो है बुद्ध के मूल शिक्षण का अनुसरण करता है, यानी कि यह बौद्ध धर्म में परिवर्तन में विश्वास नहीं रखता है। यह आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से जो है जो मोक्ष है उस पर बल देता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो है उसका सही हो जाएगा। सी देख लेते हैं। महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध की मूर्ति या छवि पूजा में विश्वास करते थे। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। देखेंगे बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय था वो बुद्ध के स्वर्ग में विश्वास करता था, यानी कि मूर्ति पूजा में ये विश्वास करता था। और यह जो है कि समय के साथ बौद्ध धर्म में बदलाव को स्वीकार करता है। वही अगर हम
स्थविरा निकाय को देख लेंगे तो यह जो है कि प्रारंभिक जो बौद्ध स्कूल था उसमें से एक था, इसलिए ये ऑप्शन, ये जो कथन है वो भी सही है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। और यहाँ अनेकांतवाद को हम देख लेंगे कि इसमें से ये ऑप्शन क्यों सही नहीं है। तो अनेकांतवाद जो है वो जैन धर्म का एक सिद्धांत है, ना कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिगंबर के अनुयायी थे, यानी दिगंबर इसमें किसके अनुयायी थे। तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। ए है भद्रबाहु, सी है स्थूलभद्र, सी है पार्श्वनाथ और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो दिगंबर, जो भद्रबाहु थे वो बौद्ध धर्म के दिगंबर जो संप्रदाय था उसके अनुयायी थे। और बाकी के ऑप्शन अगर हम स्थूलभद्र को देख लेते हैं तो स्थूलभद्र जो थे वो जो है कि जो बौद्ध धर्म का, जो कि जैन धर्म का जो श्वेतांबर जो संप्रदाय था उससे संबंधित है। और पार्श्वनाथ को देख लेंगे तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म देख लेंगे, यहाँ वो दो जो है कि संप्रदायों में बट गया था। यहाँ देख लेंगे जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया था। इसमें पहला जो हो जाएगा वो श्वेतांबर, ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और ये दूसरा हो जाएगा दिगंबर, ये जो है कि नग्न रहने में विश्वास करते थे। तो इस प्रकार दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी जो थे वो भद्रबाहु थे। और स्थूलभद्र जो हैं वो जैन धर्म के जो श्वेतांबर जो संप्रदाय है उससे संबंधित हो जाएंगे। अगर पार्श्वनाथ को देखें तो ये जैन धर्म के तीसरे जो है 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजा अशोक द्वारा उन्हें सामान्य और सार्वजनिक मामलों की रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति राजा को आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था। अब हम इसमें देख लेंगे ऑप्शन को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राजुक, ऑप्शन बी है प्रतिवेदक, ऑप्शन सी है अमात्य और ऑप्शन डी है पण्याध्यक्ष। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्रतिवेदक। प्रतिवेदक या फिर पत्रकार, इनको हम कह सकते हैं। प्रतिवेदक या जो पत्रकार थे यह जो है कि राजा को सामान्य और सार्वजनिक मामलों की जानकारी देते थे। और जिनके अनुसार, इनकी जानकारी के अनुसार ही जो सम्राट अशोक थे वो आवश्यक कदम उठाते थे या फिर जो है कि निर्णय लेते थे। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। अगर अन्य ऑप्शन को हम इसमें देख लेंगे तो अमात्य को देख लें तो अमात्य जो है कि प्रत्येक दिन जो है कि प्रशासन की देखभाल के लिए ये सिविल सेवक थे। तो अमात्य को देख लेंगे, ये जो है कि सिविल सेवक थे जो कि दिन प्रतिदिन के प्रशासन की देखभाल करते थे। देख लेंगे अगर इसमें राजुक को, तो राजुक जो होता था, पहला जो ए है, जिला प्रशासन जो होता था वो राजुक के ही अधीन होता था। और इसकी स्थिति जो है वो जो है कि वर्तमान में जो कलेक्टर का स्थान है वो जो है राजुक का स्थान उस समय हुआ करता था। यानी कि जिला प्रशासन को देखना, जो वर्तमान में कलेक्टर का काम है वो जो है कि उस अशोक के समय में राजुक का कार्य हुआ करता था। पण्याध्यक्ष को भी देख लेंगे तो ये वाणिज्य विभाग के अधिकारी होते थे, वाणिज्य विभाग के अधिकारी होते थे। और ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्रतिवेदक या फिर पत्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको भी जो है कि मिलान करना है। और इसमें हम देख लेंगे, एक तरफ जो है कि शासकों की सूची दी हुई है और दूसरी तरफ उनके साम्राज्य को बताया गया है। ये बताना है कौन सा शासक किस साम्राज्य से संबंधित था। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं प्रद्योत, दूसरा देख लेते हैं उदयन, तीसरे हैं प्रसेनजीत और चौथा इसमें दिया गया है अजात शत्रु। तो सबसे पहले हम प्रद्योत को देख लेते हैं। तो प्रद्योत जो है प्राचीन भारतीय महाजनपद जो अवंती था उसके शासक थे। तो इसलिए इसका पहले का जो सही हो जाएगा, पहले का सी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा अगर हम देख लें उदयन को,
तो उदयन जो है कि वत्स के सबसे लोकप्रिय शासक थे और यह जो है यमुना नदी के तट पर स्थित था। तो सबसे पहले हम उदयन को देख लेते हैं, तो दूसरे का 20 में सही हो जाएगा। प्रसेनजीत को देखें तो प्रसेनजीत जो थे वो कौशल के शासक थे तथा सावती जो है उनकी राजधानी थी। और तो इस प्रकार हम देख लेते हैं जो तीसरे का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और चौथा देख लेते हैं अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जो है वो हर्यंक राजवंश के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण शासक थे, जो अपने ही पिता जो उनके बिंबिसार थे उनको जो है कि अपदस्थ करके तथा मार कर जो है वो गद्दी पर बैठे थे। तो इस प्रकार चौथे का जो है कि ए सही हो जाएगा। अब हम नीचे ऑप्शन देख लेंगे, यानी कि पहले का सी, दूसरे का बी। तो पहले का सी, इसमें जो है कि पहला ऑप्शन देखते ही हमें अन्य ऑप्शन जो है कि यहाँ एलिमिनेट हो गए, यानी कि पहले का यहाँ सी, दूसरे का बी, तीसरे का डी यानी कि प्रसेनजीत कौशल साम्राज्य से संबंधित है, और चौथे का ए यानी कि अजातशत्रु जो है वो मगध से संबंधित है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल की एक रॉककट मूर्ति कला है? रॉककट मूर्ति कला का अर्थ है यानी कि जिसको पत्थरों को काटकर बनाया गया है। तो इसमें ए देख लेंगे धौली हाथी, बी है प्रखम यक्ष, सी है रामपुरवा सांड और डी है सांची का शेर। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि धौली हाथी। धौली हाथी को देख लें तो ये मौर्य काल की एक रॉककट मूर्ति कला का उदाहरण है तथा धौली जो है वो उड़ीसा राज्य का जो प्राचीन क्षेत्र जो कलिंग था, देखेंगे धौली ये उड़ीसा में जो कलिंग वाला जो क्षेत्र था वहाँ स्थित है, और जिसे सम्राट अशोक मौर्य ने जो है कि 260 ईसा पूर्व में जो है जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें इसको जीता था। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, और इसमें हम जो है कथन है उसको देख लेते हैं। ए है, ऐसा माना गया है कि अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या की और उसने कौशल को अपने राज्य में मिला लिया, जबकि वहाँ का शासक उसका मामा था। और इसका कारण बताया गया है कि मगध के बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बनने के लिए आतुर था और उसने अन्य क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया। अब नीचे हम इसमें देख लेते हैं कि उपयुक्त दो वक्तव्यों में से निम्नलिखित में से क्या सही है। अब सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं ए। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। इसमें बी देख लेंगे, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है, ए सत्य है परंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो इसमें देख लेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अब एक बार हम इसको देख लेते हैं कथन और कारण को। इसमें पहला कह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु ने 493 में अपने पिता की हत्या की और उसने कौशल को अपने राज्य में मिला लिया, जबकि वहाँ का शासक जो था उसका मामा था। तो अगर हम अजातशत्रु को देखें तो अजातशत्रु ने जो है वो 492 से 460 ईसा पूर्व तक जो है कि इसने शासन किया था, या फिर हम इसको कह सकते हैं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है वो हर्यक वंश का राजा बना था, और इसने जो है कि अपने पिता की हत्या कर दी और जो है कि कौशल को अपने राज्य में मिला लिया। अब हम इसका कारण देख लेते हैं। मगध के बिंबिसार का पुत्र जो अजातशत्रु था मगध का शासक बनने के लिए आतुर था। तो इस प्रकार देख लेंगे वो मगध का शासक बनने के लिए आतुर था और इसीलिए जो है कि उसने अपने पिता जो कि बिंबिसार थे उनकी हत्या कर दी तथा उसने अन्य क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया। तो इस प्रकार देख लेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देख लेंगे सूची 2 अधिकारियों
कि सूची 1 अधिकारियों का सूची 2 विभाग के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर का चुनाव करें। अब हम इसमें देख लेंगे, एक तरफ जो है वो जो है कि अधिकारी दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है उनके विभाग दिए गए हैं और जो है कि अधिकारियों को उनके विभाग से यहाँ मिलाना है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है लाक्षागृह, बी है सीताध्यक्ष, सी है पौतव्यध्यक्ष और डी है पण्याध्यक्ष और इसको मिलाना है। तो सबसे पहले जो है कि हम लाक्षाध्यक्ष को देख लेंगे, तो वह जो है इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का, वो 1 हो जाएगा। जो लाक्षाध्यक्ष होते थे वो जो है कि टकसाल के अधीक्षक होते थे। तो टकसाल के अधीक्षक, लाक्षागृही जो है वो जो है कि मिंट के अधीक्षक होते थे, यानी कि वे टकसाल के अधीक्षक थे, इसलिए ए का जो है कि 1 सही हो जाएगा। इसमें हम दूसरा देख लेते हैं सीताध्यक्ष। जो सीताध्यक्ष होते थे वो जो है कि राज्य के जो स्वामित्व वाली भूमि होती थी जिसे सीता भूमि कहा जाता था, यानी कि जो राजा के अधीन भूमि होती थी उसको सीता भूमि कहा जाता था और इसे जो है कि मजदूरों की देख रेख में इसको पट्टे पर दिया जाता था। तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा यानी बी का वो 3 सही हो जाएगा, यानी जो सीताध्यक्ष होते थे वो कृषि अधीक्षक होते थे। तो इस प्रकार बी का 3 हो जाएगा। तीसरा सी देख लेते हैं। पौतवाध्यक्ष जो होते थे वह जो है कि भार और माप के प्रभारी अधीक्षक होते थे। तो इस प्रकार देख लेंगे, वजन और माप के अधीक्षक तो पौतवाध्यक्ष जो होते थे, तो सी का 4 हो जाएगा। और पण्याध्यक्ष को देख लें तो ये वाणिज्य नियंत्रक का कार्य करते थे, यानी कि वस्तुओं की खरीद बिक्री इनके नियंत्रण का प्रभार जो है कि पण्याध्यक्ष को दिया जाता था। तो इस प्रकार जो है कि डी का 2 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे ए का 1, नीचे देख लेते हैं कूट को अगर हम देखें तो इसमें सही हो जाएगा ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2, सी का 4 और डी का 2। सबसे पहले देख लेते हैं ए का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी में ए का 1 सही है। बी देख लेते हैं सीताध्यक्ष, तो इसका जो ऑप्शन तो बी का 3 और बी का 3 हम इसमें देख लेते हैं, बी का 3 इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेंगे इसमें ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के प्रशासन के संदर्भ में श्रेष्ठी शब्द का क्या अर्थ है, और यहाँ ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन इसमें जो ए है वो मुख्य न्यायिक अधिकारी, बी है मुंशी का मुखिया, सी है मुख्य साहूकार या व्यापारी और डी है एक व्यक्ति एक से अधिक पदों को धारण कर सकता है। तो देख लेंगे हर्षवर्धन के समय जो श्रेष्ठी था उसका क्या अर्थ था। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मुख्य साहूकार या फिर व्यापारी। श्रेष्ठी को देखेंगे तो यह जो है कि मुख्य साहूकार या व्यापारी होते थे। वहीं अगर हम अन्य कुछ जो है कि शब्दों के अर्थों को देख लें तो सार्थवाह, अगर हम सार्थवाह को देख लें तो यह जो है कि जो व्यापारियों का जो कारवां होता था, व्यापारी कारवां का नेता होता था जो सार्थवाह होता था। उसी प्रकार हम देख सकते हैं प्रथम कुलिका, यहाँ देखेंगे प्रथम कुलिका, यह जो है जो मुख्य जो शिल्पकार होते थे उनको जो है प्रथम कुलिका कहा जाता था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हर्षवर्धन के समय जो श्रेष्ठी शब्द था वो मुख्य साहूकार या व्यापारी से संबंधित था। उसी प्रकार जो सार्थवाह थे वो व्यापारी कारवां का जो नेता होते थे उनको सार्थवाह कहा जाता था, और प्रथम कुलिका जो शिल्पकार होते थे, जो मुख्य शिल्पकार होते थे, उनको प्रथम कुलिका कहा जाता था। तो इस प्रकार इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी मुख्य साहूकार या व्यापारी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मौर्य काल के बाद विजेता अर्थात यूनानियों, शक, पार्थियनों और कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है। और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ए जो है उन्होंने भारत में अपनी पहचान खो दी और पूर्ण रूप से भारतीयकृत हो गए। बी है
उन्हें द्वितीय श्रेणी के क्षत्रियों के रूप में जाना जाने लगा। और सी है, उन्होंने वैष्णववाद को अपने धर्म के रूप में स्वीकार किया और शैव धर्म को त्याग दिया। और डी है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किसी अन्य काल में विदेशी व्यक्तियों को भारतीय समाज में इतने बड़े पैमाने पर आत्मसात नहीं किया गया था। और देखेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि प्रश्न ये कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर जो है कि मौर्य काल के बाद जो भी विदेशी विजेता भारत में आए, अगर उनका सही क्रम हम देख लेंगे तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक, फिर पार्थियन, फिर कुषाण, और उनके संदर्भ में इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम यहाँ अन्य ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेंगे। और उनके संदर्भ में ये कहा गया है कि उन्होंने भारत में अपनी पहचान खो दी और पूर्ण रूप से भारतीयकृत हो गए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखेंगे मौर्य काल के बाद यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाणों का आगमन हुआ जो है कि भारत में, और ये भारत में आकर इन्होंने अंततः अपनी पहचान खो दी तथा भारतीयकृत हो गए थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ये जो कथन है बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं, उन्हें द्वितीय श्रेणी के क्षत्रियों के रूप में जाने जाने लगा। तो इसमें देख लेंगे क्योंकि उनमें से अधिकांश जो विजेता थे वो अधिकांश जो विदेशी थे वो विजेता के रूप में भारत आए थे, तथा भारतीय समाज में एक मतलब योद्धा वर्ग के रूप में उनको देखा जाने लगा, जो कि क्षत्रिय का ही एक रूप होता है। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि उन्हें तृतीय श्रेणी के क्षत्रियों के रूप में जाने लगा। ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा अगर हम देखें तो उन्होंने वैष्णववाद को अपने धर्म के रूप में स्वीकार किया और शैव धर्म को त्याग दिया। ये कथन गलत है। उन्होंने जो है कि वैष्णव धर्म के साथ साथ जो है कि अन्य धर्मों को भी अपनाया। जैसे कि हम देख सकते हैं कुछ विदेशी शासक जो है कि वैष्णववाद की पूजा में बदल गए। जैसे हम हेलियोडोरस को देख सकते हैं जो कि ग्रीक राजदूत था, तथा उसने जो है कि मध्य प्रदेश में विदिशा के पास जो वासुदेव के सम्मान में उसने एक स्तंभ की स्थापना की थी। उसी प्रकार हम कुषाण शासकों को देख सकते हैं जिन्होंने शिव और बुद्ध दोनों की पूजा की। तो ये ऑप्शन जो है कि गलत हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा कि जो विदेशी शासक भारत में आए वो वैष्णव धर्म को अपनाने को उन्होंने अपनाया और शैव धर्म का त्याग कर दिया। ये गलत हो जाएगा। डी है इसमें, प्राचीन भारतीय इतिहास के किसी अन्य काल में विदेशी व्यक्तियों को भारतीय समाज में इतने बड़े पैमाने पे जो है आत्मसात नहीं किया गया था। तो ये भी बिल्कुल कथन सही है। तो इसमें गलत कथन पूछ रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रतिहार राजा मिहिर भोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। और इसमें ऑप्शन देख लेंगे, ए है पाल शासक धर्मपाल ने मिहिर भोज को पराजित किया, और बी है भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की, और इसमें सी है भोज का उत्तराधिकारी महेंद्र पाल था। और इसमें डी देख लेंगे, जो ऑप्शन जो डी है वो है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी प्रतिहार राजा जो मिहिर भोज थे जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे, इनके कथन में ये जो कथन दिए गए हैं ये तीनों कथन सही है। यानी कि पाल शासक जो धर्मपाल थे उन्होंने मिहिर भोज को पराजित किया था, ये भी कथन सही है। दूसरा है भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। और तीसरा है भोज का जो उत्तराधिकारी जो थे वो महेंद्र पाल थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। और ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ए है नागभट्ट, बी है वासुदेव, सी है चंद्रदेव, और डी है गोविंद चंद्र। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो था वह जो थे वो नागभट्ट प्रथम थे। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। प्रतिहार सुवर्ण से अगर हम शासकों को देखें तो सबसे पहले इसमें नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे। दूसरा हम देख सकते हैं वत्सराज प्रथम, और इन्हीं के साथ साथ हम देख सकते हैं नागभट्ट द्वितीय। फिर हम देख लेंगे मिहिर भोज को,
जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश से ही संबंधित थे, जो मिहिर भोज थे। और उसके बाद हम देख सकते हैं महेंद्रपाल। तो ये जो है कि कुछ गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं, और इस वंश के संस्थापक जो थे वो नागभट्ट प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ए है चोल कला, बी है होयसल कला, सी है गांधार कला और डी है मौर्य कला। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो नटराज की प्रसिद्ध जो कांस्य प्रतिमा है वो चोल कला का एक जो है कि उत्कृष्ट उदाहरण है। देखेंगे चोल राजवंश को, तो चोल राजवंश जो है वो दक्षिण भारतीय भाग का सबसे महान राजवंशों में से एक था। और इन्होंने जो है कि सत्ता में आने के लिए जो पल्लव थे उसने जो है कि पल्लवों को हराया था। और उनकी वंश की उत्पत्ति, जो चोल वंश की उत्पत्ति हुई है, वो कावेरी नदी के घाटी में हुई है। तो इस प्रकार देख लेते हैं चोल वंश के बारे में। तो चोल के जो शासनकाल के दौरान देखेंगे समाज और संस्कृति में बहुत अधिक जो है कि विकास देखा गया। और उसी में जो है कि जो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है वो चोल कला का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर नटराज को देखें तो ये नृत्य की मुद्रा में भगवान की एक कांस्य की प्रतिमा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखेंगे ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। इसमें देख लेते हैं कथन को। तो इसमें भी कथन है, चोलों ने भारतीय संस्कृति और विरासत को फैलाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में एक मजबूत विदेशी साम्राज्य की स्थापना की। और इसका कारण देख लेते हैं, चोल राजा भारतीय संस्कृति, धर्म और विरासत के बारे में भावुक थे। अब इसमें देख लेंगे विकल्प जो नीचे दिए गए हैं। ए है, दोनों ए और आर सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। सी है, आर सही है लेकिन ए गलत है। डी है, दोनों ए और आर सही हैं और आर जो कारण है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी दोनों कथन कारण दोनों सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब हम यहाँ एक बार और कथन को देख लेते हैं। तो चोलों ने भारतीय संस्कृति और विरासत को फैलाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में एक मजबूत विदेशी साम्राज्य की स्थापना की। ये बिल्कुल सही है। देखेंगे चोलों ने जो है भारतीय संस्कृति और विरासत को फैलाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में एक मजबूत जो विदेशी साम्राज्य था उसको स्थापित किया, तथा जो चोल राजा थे वो भारतीय संस्कृति, धर्म और विरासत के बारे में भावुक थे। तो इस प्रकार हम देख लेंगे दोनों ए और आर सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, महापाषाण कालीन यानी जो मेगालिथिक जो युग था, लोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें जो ऑप्शन देख लेते हैं। ए पहला जो है, उन्होंने मृतकों के कंकालों को लाल मिट्टी के बर्तनों के कलशों में दफना दिया। दूसरा है, महापाषाण काल के लोग धान की खेती से अनजान थे। और तीसरा है, महापाषाण प्रायद्वीप के सभी ऊपरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इसमें से देख लेंगे, इसमें से नीचे देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। अब यहाँ हम देख लेते हैं विकल्पों को। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी, बी है केवल एक, सी है एक और दो और डी है एक और तीन। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम यहाँ देख लेंगे जो है कि महापाषाणी कालीन लोगों के बारे में। तो इसमें जो पहला ऑप्शन इसमें हम देखेंगे, जो पहला जो कथन दिया गया है कि उन्होंने मृतकों के कंकालों को लाल मिट्टी के बर्तनों के कलशों में दफना दिया। तो ये जो है कि बिल्कुल सही है। इसमें देखेंगे कि महापाषाणी कालीन जो लोग थे उनके कब्रों को जो है कि मेगालिथ
कहा जाता था, क्योंकि वे पत्थर के बड़े टुकड़ों से घिरी हुई थी। इसी कारण जो है उनके कब्रों को मेगालिथ कहा जाता था। और उन्होंने मृतकों के कंकालों को जो है लाल मिट्टी के बर्तनों से बने जो कलश होते थे उनमें जो है कि गड्ढों में दफना दिया था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं, महापाषाण काल के लोग धान की खेती से अनजान थे। तो यह जो कथन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम महापाषाण काल के लोग को देखें तो ये लोग जो है कि धान और रागी का उत्पादन करते थे, तथा जो है कि उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली जो खेती योग्य भूमि थी वो क्षेत्र बहुत ही अधिक सीमित था, और वह जो है कि धान और रागी का उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। तो इस कारण जो है कि ऑप्शन नंबर जो कथन इसका दूसरा है वो गलत हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, महापाषाण प्रायद्वीप के सभी ऊपरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखेंगे कि महापाषाण प्रायद्वीप के सभी ऊपरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी एकाग्रता जो है जो पूर्वी आंध्र और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है उसमें प्रतीत होती है। तो ये भी सही है, यानी इसका 1 और 3 सही हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चेरा यानी कि जो चेर वंश था उसका शाही चिन्ह क्या था। अब हम इसमें देख लेंगे। ए है सुनहरा बाज, बी है सिंह, सी है धनुष और बाण, और डी है बाघ। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी धनुष और बाण। अगर हम चेर वंश को देखें तो चेरों का जो प्रतीक होता था वो धनुष और बाण होता था। तो इस कारण इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वहीं हम अन्य राजवंशों के प्रतीकों के बारे में अगर हम देखें तो जो राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूट वंश उसका जो प्रतीक था वो गोल्डन ईगल यानी कि सुनहरा बाज राष्ट्रकूट वंश का प्रतीक था। उसी प्रकार हम शेर को देख लेंगे यानी कि सिंह को। तो शेर जो था वो कदम्ब वंश का शाही प्रतीक था, जो कदम्ब वंश था उसका शाही प्रतीक था। धनुष बाण को देख लेंगे, ये चेर वंश का प्रतीक है। और वहीं अगर हम बाघ को देख लें तो जो चोल वंश था, बाघ उसका शाही प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि पांड साम्राज्य अंततः साम्राज्य में समाहित हो गया था। तो ये बताना है ये किस साम्राज्य में समाहित हो गया अंततः। तो ए है दिल्ली के सुल्तान, बी है विजयनगर, सी है चेर, और डी है मुगल साम्राज्य। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी दिल्ली के सुल्तान। देखिए अगर हम पांड्य साम्राज्य के बारे में, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो है पांड्यों ने जो दक्षिण त्रावणकोर है उसके कुछ हिस्सों के साथ जो है मदुरै जो इनकी राजधानी थी और तिरुनेलवेली जिलों पर कब्जा कर लिया था। और इनकी जो राजधानी जो मदुरै थी वो वैंगई नदी के किनारे बसी थी। उस प्रकार हम देख सकते हैं। तो 14वीं शताब्दी में हम देखेंगे, 14वीं शताब्दी में मदुरै सल्तनत की स्थापना के बाद जो है पांड्य साम्राज्य अंततः बिल्कुल विलुप्त हो गया और दिल्ली साम्राज्य के सुल्तान में ये समाहित हो गया। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम देख लेंगे पांड्य जो उसमें ध्वज था उसमें जो है जुड़वा मछली ये देखने को मिलती है। जुड़वा मछली का प्रतीक जो है जो पांड्यों का ध्वज है उसमें देखने को मिलता है। आज की क्लास में इतना ही। आगे के जो प्रश्न हैं वो अगले क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।